हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग स्पेस टीचिंग डायरीज बाय हरलीन कौर। आज की वीडियो टॉपिक है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो टॉपिक है ना, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा वाइड है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें बदलाव लाने के लिए इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया था। ये सिर्फ एग्जाम बेस्ड सिस्टम को हटाने के लिए नहीं था, बल्कि लर्निंग को स्ट्रेसफुल और मीनिंगफुल बनाने के लिए एक स्टेप था। ओके, तो अब चलिए पूरी डिटेल में इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, CCE यानी कि कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, याद रखना। अब देखो, ये जो इवैल्यूएशन होता है, ये एक असेसमेंट सिस्टम होता है। आप कह सकते हैं आकलन पद्धति होती है, जिसके अंदर सिर्फ बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान को ही ज्ञान नहीं माना जाता, बल्कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल ग्रोथ को देखा जाता है या ट्रैक किया जाता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन या पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, तो आप उसको इंटेलिजेंट नहीं मानोगे। लेकिन कोई बच्चा एजुकेशन में हो सकता है कम इंटेलिजेंट हो, और को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर और भी बहुत सारी चीजों के अंदर, आर्ट एंड क्राफ्ट कह लो, मतलब XYZ किसी भी और चीज में, किसी अदर फील्ड में अच्छा है, इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव रहता है, तो उसे भी आप इम्पोर्टेंस इक्वली ही दोगे जितनी आप पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे को देते हो। तो ये है छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका, CCE का। CCE जो होता है वो बेसिकली हर बच्चे का आकलन करने के लिए किया जाता है, इवैल्यूएशन करने के लिए किया जाता है, और CCE से बच्चे के बारे में पूरे के पूरा ब्यौरा टीचर को दिया जाता है। ओके, देखो, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है रेगुलर बेसिस पर स्टूडेंट को एक्सेस करना, स्टूडेंट का ध्यान रखना कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, ना कि सिर्फ साल में एक या दो बार होने वाले एग्जाम्स। देखो, अगर आप टीचर हो और आप कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर नजर रखोगे ना बच्चे के ऊपर, तो ही बेनिफिट होगा बच्चे के लिए भी। क्योंकि जब हम किसी भी बच्चे के ऊपर कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन करते हैं, तो हमें उसकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ का जो ग्राफ होता है ना, वो धीरे धीरे अप होता है हमेशा, ठीक है, डाउन नहीं होता। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक मूल्यांकन, यानी कि इसका मतलब है कि इवैल्यूएशन सिर्फ सब्जेक्ट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी, बिहेवियर, लीडरशिप स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सबको भी एक्सेस किया जाएगा। वेरी 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 ट्रू। ठीक है, देखो, इसमें क्या होगा, बच्चा जो होगा ना, एक स्किल्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, अपनी एजुकेशन के बिहाफ पर ही उसको जज नहीं किया जाएगा, बल्कि उस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाएगा, और उसको उसकी अदर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसको ओवरऑल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस किया जाएगा। ओके, यही हमारा CCE का मेन बात। अच्छा, मैं आपको बता दूं, CCE का सबसे जो बड़ा फायदा है ना, वो ये है कि बच्चे के ऊपर एग्जाम फेयर जो होता है ना, मैं इधर लिख रही हूँ, आप देख सकते हैं, बच्चे के ऊपर जो एग्जाम फेयर होता है वो खत्म हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, लर्निंग को फन प्रोसेस से लेते हैं, फन वे से लेते हैं, और अपनी किताबों को अपने ऊपर बोझ बिल्कुल भी नहीं समझते। देखिए, इधर लिखा भी हुआ है कि पढ़ ले, दोबारा पढ़ देती हूँ। CCE का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बच्चों के ऊपर एग्जाम फेयर यानी कि परीक्षा का डर नहीं होता, और वो एजुकेशन को, लर्निंग को किस में लेते हैं, फन प्रोसेस में लेते हैं। ओके, वाई वॉज CCE इंट्रोडक्टेड? क्या जरूरत पड़ी ऐसी जिसकी वजह से इसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एनरोल किया गया। अब स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ ना, बहुत ध्यान से समझना इसको। देखो, जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे की रोट लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया जाता था, है ना। आपको सोचो, आप अपने आप को ले लो, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको स्टार्टिंग से क्या सिखा दिया गया कि टू वन ज़ा टू, टू 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 ज़ा टू क्या होता है, फोर। हमें इसको रट्टा मारने को कहा गया, उकसाया गया। हाँ, ठीक है, उस टाइम हो सकता है ज्यादा नॉलेजमेंट ना हो इन चीजों की, लेकिन जो भी है, हमें रोड मेमोराइजेशन हम लोगों को कराया गया है। मुझे नहीं याद कि मैंने स्कूल टाइम पे कौन सा टॉपिक कॉन्सेप्ट बेस्ड के अकॉर्डिंग लर्न किया था या समझा था। हमें तो सिर्फ रट्टा मरवा दिया गया था, रोड मेमोराइजेशन पर ध्यान दिया गया था। तो देखो, CCE इसलिए लाया गया ताकि बच्चे की रोड लर्निंग को बिल्कुल ही खत्म करने की कोशिश की जाए। ओके, रट्टा मारने की जो प्रवृत्ति है उसको बिल्कुल ही उसका खनन कर दिया जाए। ओके, अब देखो, बच्चे सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही याद करते थे, ऑब्वियसली हम एग्जाम्स के लिए ही पढ़ते थे, और एग्जाम्स के बाद ऑफ कोर्स सब कुछ भूल जाते थे। आप खुद सोचो कि आपने आज से एक साल पहले अपने किसी एग्जाम के लिए कुछ लर्न किया, तो क्या आपको वो आज याद है? तो वो चीज आपको लॉजिकली याद है या फिर वैसे ही याद है ना। तो अब ये बात समझो कि दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम ये थी कि वो रोड लर्निंग को बढ़ावा देता था, और बच्चे जो थे वो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए ही पढ़ते थे, ना कि कुछ सीखने के लिए। ओके, देखो, क्रिएटिविटी हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग, रियल लाइफ स्किल्स, ये सब चीजों को डेवलप करने की कोशिश नहीं की जाती थी हमारे टाइम पे। ओके, सिर्फ और सिर्फ याद करवा दिया, एग्जाम में लिख दिया, नंबर आ गए जी, चलोगी खेल खत्म। लेकिन CCE ने क्या किया कि बच्चे के अंदर कई सारे स्किल्स को डेवलप कराने के लिए इनिशिएटिव्स लिए। जैसे कि आप कह सकते हो
कि हाइपरलॉजिकल थिंकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, बच्चे की डे टू डे एजुकेशन से जुड़ी या फिर एजुकेशन से बाहर की जो स्किल्स हो गई, उन सब उसका जो माइंडसेट ऐसा हो जाए कि वो अपने लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को या बड़ी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इजीली टैकल कर सके, क्योंकि यही है हमारे बेसिकली एजुकेशन का रियल रोल। ओके, अब देखो, अब सीसीई को लाने के पीछे कुछ मकसद यही थे कि बच्चा सिर्फ मार्क्स तक ही सीमित ना रह जाए। देख लो भाई, यहाँ पे हमेशा मार्क्स को बहुत एम्फेसाइज किया सीसीई ने कि मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों को नहीं जज करना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे के क्लास में 100 में से 99 मार्क्स आ रहे हैं वही इंटेलिजेंट हो, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं लेकिन वो अपने मतलब स्किल्स वाइज बहुत ज्यादा अप होते हैं। तो इसलिए सीसीई ने भी यही बोला है कि सिर्फ मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बच्चों को जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके लर्निंग को होलिस्टिक बनाने के लिए काम करना चाहिए, जिसमें वो लाइफ के हर चैलेंजेस का अच्छी तरह क्या कर सके, सामना कर सके। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं की फीचर्स ऑफ सीसीई। सीसीई के की फीचर्स क्या है, यानी कि सीसीई हमें क्या क्या देता है। ओके, सबसे पहले तो है फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। अब देखो, सीसीई के जरिए फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब फॉर्मेटिव असेसमेंट्स ऐसे होते थे जो लर्निंग के दौरान ही किया जाता था। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, मैंने क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया, वो चैप्टर के खत्म होते ही मैंने बच्चे से कोई टेस्ट ले लिया उसका, चाहे वो ओरल टेस्ट हो, क्विज के रूप में लिया हो, प्रोजेक्ट्स के रूप में मैंने उनसे कुछ करवाया हो, कोई प्रेजेंटेशन बनवाई हो। तो मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये एक्सेस करती हूँ इसमें कि बच्चे ने जो मैंने प्रीवियसली जो भी पढ़ाया है कॉन्सेप्ट, उसको कितने अच्छे तरीके से लर्न किया है। ठीक है, ये हो गया ऑन द स्पॉट वाला टेस्ट हो गया। चैप्टर पढ़ाया, बच्चे ने उसका टेस्ट दिया और मुझे पता चल गया कि बच्चे ने कितने परसेंट उस चीज को समझा है या फिर अडेप्ट किया। ओके, ये था हमारा फॉर्मल असेसमेंट। अब बात करते हैं समेटिव असेसमेंट की। समेटिव असेसमेंट वो होता है जो टर्म एंड होने पर लिया जाता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि बच्चे ने पूरे टर्म यानी कि पूरे साल में क्या किया है। आपके स्कूल में भी होते होंगे SA1 और SA2, है ना। आप याद होगा आपको, SA1 और SA2 होते हैं, यानी कि मिड टर्म होते हैं एक, और एक होते हैं फाइनल टर्म। तो ये वही एग्जाम्स होते हैं जो कि हमें किसने दिए हैं, सीसीई ने दिए हैं। ओके, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि शिक्षा के अंदर और शिक्षा के क्षेत्र के बाहर के अधिगम क्या होते हैं। देखो, स्कॉलस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या आता है आपको पता चल रहा है। देखो, स्कॉलस्टिक यानी कि स्कूल के एजुकेशन से जुड़ी चीज होगी, तो उसमें कोर सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया गया, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको बचपन से ही काफी कह सकते हो प्रेफरेंसेस मिली होती है, वो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो या ना भी हो लेकिन उसको अच्छे मार्क्स लेके आने होते हैं। ओके, कुछ बच्चे होते हैं जो स्कॉलस्टिक के अंदर अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो नॉन स्कॉलस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर अच्छे होते हैं। आपको समझना पड़ेगा, हर बच्चे की एक आइडेंटिटी होती है ना, वो डिफरेंट होती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाई ज्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू कल्चरल एक्टिविटीज, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कल्चरल एक्टिविटी ज्यादा पसंद होती है एज कम्पेयर टू स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज। अब यहाँ पे देखते हैं कि को स्कॉलस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है। लेकिन जो सेकंड में बोला गया वो ये बोला गया था कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको पढ़ाई के अलावा आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, बिहेवियर, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटीज, मतलब इन सब चीजों में भी वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो उनको उसके अकॉर्डिंग उनको जज करना और उनकी उस क्षेत्र को ज्यादा बढ़ाना, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाना, ये सीसीई का सेकंड काम है। तो इसलिए स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक दोनों ही वैल्यूएशन सीसीई बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है और ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब देखिए, सीसीई ने हमें थर्ड पॉइंट दिया है, ग्रेडिंग सिस्टम इंस्टेंट ऑफ मार्क्स। देखो, बच्चों को ना ग्रेड दिए जाने लग गए हैं, जब मैं 10th में थी तब से ग्रेड स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि ग्रेडिंग सिस्टम से क्या हुआ कि मार्क्स की डोमिनेंस जो है वो थोड़ी कम हो गई। हम स्टार्टिंग से होता क्या था हमारे कल्चर में कि जिसके 90 या 90 अबव मार्क्स आए हैं ना, तो उसी बच्चे को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। किसी के अगर आप कह सकते हो 80 80 आए हैं, कुछ आए हैं, तो उसको थोड़ा कम दी जाती थी। क्यों? क्योंकि मार्क्स ओरिएंटेड थे हम लोग। तो सीसी ने मार्क्स की जड़ी काट दी, उसने बोला कि अब हम ग्रेडिंग सिस्टम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे के 91 से लेकर 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो हम उसको A+ देंगे, है ना। अब किसी बच्चे के अगर 81 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो हम उसे B+ ग्रेड देंगे। तो देखो, इस चीज से क्या हुआ कि ग्रेडिंग सिस्टम के आने से बच्चों के अंदर भी जो कंपटीशन था ना, वो थोड़ा कम हो गया और सबको ग्रेड्स मिलने लग गए। तो एग्जाम्स का डर, मार्क्स का डर थोड़ा बच्चों में कम हो गया। ओके, अब पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम में बच्चों को मार्क्स दिए जाते थे जिसमें उन्हें पास या फेल होने का डर बना रहता था, है ना। लेकिन सीसी ने क्या किया, ग्रेडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसमें
जिससे बच्चों में कंपटीशन और प्रेशर कम हुआ और वो लर्निंग करने के लिए फ्री हो गए। अब वो अच्छे से खुल के अधिगम कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। वेरी 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 फॉरमोस्ट, इसको आप लिख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अप्रोचेस जो होती है ना वो टू बेस्ड की होती हैं, दो तरह की होती है। एक टीचर सेंटर्ड होती है और एक स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में क्या होता है कि टीचर सिर्फ अब खुद ही बोलती है और बच्चों का ध्यान इसमें कम इंटरेक्शन होता है, मतलब बच्चे इसमें कम पार्टिसिपेट करते हैं और टीचर ज्यादा से ज्यादा इवन 99 क्या 100% ही पार्टिसिपेशन टीचर का होता है। स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि स्टूडेंट जो होता है वो अट्रैक्शन ऑफ द मिडल होता है, यानी कि बच्चे ही होते हैं जो फ्रीली क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं या अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसमें टीचर जो होती है वो एक फैसिलिटेटर के रूप में होती है, ना कि एक मेन टर्म की टीचर। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच यानी कि बच्चों के विकास पर केंद्रित अप्रोच। ठीक है, देखो हर बच्चे की इंडिविजुअल ग्रोथ को ट्रैक किया जाता है, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस, इन सब चीजों को एनालाइज किया जाता है। फिर इसके अकॉर्डिंगली उनके टैलेंट, क्रिएटिविटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। हम मुझे पता चल गया कि कोई क्लास के 2 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिएटिविटी में, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं, तो मैं हमेशा उनको आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज के लिए ही प्रेज करूंगी। ठीक है, मुझे पता लगा कि कोई बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स बहुत अच्छे करते हैं, तो ऑब्वियसली मेंटल मैथ्स क्विजेस में मैं उन्हीं को ही लेके जाऊंगी। देखो, स्टूडेंट सेंट्रल अप्रोच से क्या हो गया कि हर टीचर को अपने पर्टिकुलर बच्चे के बारे में पता चल गया कि वो किस चीज में अच्छा है, किस चीज में अच्छा नहीं है। अब टीचर अपने अपने बारे में कम बताते हुए बच्चों की ज्यादा सुनेगी और बच्चों को क्या करेगी कि ज्यादा से ज्यादा समझने का टाइम देगी और अच्छे से लर्न करवाएगी कुछ भी। ठीक है, और ये जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है ना, ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक है, एप्लीकेबल है और आज भी हम लोग इसका यूज करते हैं क्लासरूम के दौरान। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं जो हमें सीसी ने दिया, वो है रेगुलर फीडबैक एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब किसी भी चीज का रेगुलरली फीडबैक मिलेगा ना तो उसमें सुधार का जो स्तर होता है बढ़ता जाएगा और सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आती रहेगी। वही बात है, टीचर्स को रेगुलर डेली बेसिस पर फीडबैक मिलता है, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे वो कोई और को लर्नर या को टीचर हो, है ना। इससे क्या होगा, बच्चों को भी अपनी मिस्टेक से सीखने का मौका मिलेगा। अब देखो, टीचर ने अपनी मिस्टेक से सीखा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं कर सकती गलती, टीचर भी कर सकती है, बिकॉज शी इज ऑल्सो और ही इज ऑल्सो ह्यूमन बींग, राइट। अब देखो, बच्चे जो है ना, अब उनकी गलती करने पर डांटना नहीं है बल्कि उनको प्रेज करना है, क्योंकि बच्चा जो होता है हमेशा गलतियों से ही सीखता है। तो इन बच्चा क्या, इंसान का, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति है ना, वो अपनी गलतियों से ही सीख, तो इसलिए गलतियां करने पर उन्हें डांटना नहीं है बल्कि उन्हें क्या करना है, एम्फेसाइज करना है और उनको प्रेज करना है यार कि बच्चों कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया है। और उनको यू कैन डू इट, टाइप ऑफ स्लैंग्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ता है, इस तरह की चीजें बोल बोल कर उनको क्या करना है, उनको। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ सीसीई। फर्स्ट, जब से सीसी इंट्रोड्यूस हुआ तब से बच्चों के अंदर एग्जाम फेयर खत्म हो गया, बच्चों ने एग्जाम को एज अ प्रेशर के रूप में लेना बंद कर दिया। ठीक है, सेकेंड है होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब देखो, सिर्फ और सिर्फ होलिस्टिक डेवलपमेंट से क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को ही फोकस नहीं किया गया, बल्कि बच्चों की जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, है ना, यानी कि एकेडमिक ग्रोथ होती है, उसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया। उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कूल में कोर्सेज आने लग गए, अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस होने लग गई। आजकल देखो कितने कल्चरल वीक चलते हैं स्कूल के अंदर, तो ये सब ऑर्गेनाइज होने लग गया ना जब, तो इससे समझ आया कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हर एस्पेक्ट से किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान देना चाहिए उन्हें। नेक्स्ट है बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब जब बच्चा खुद रट्टा नहीं लगाएगा ना, किसी चीज को लर्न नहीं करेगा और बल्कि उसका कॉन्सेप्ट समझ लेगा, तो उसके हमेशा लाइफ लॉन्ग उसको वो चीज लर्न रहेगी और वो ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। देखो, जब बच्चा क्रिएटिविटी करेगा ना तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्रिटिकल थिंकिंग जन्म लेगी ही लेगी, क्योंकि जब नए नए आइडियाज आएंगे और उसको जनरेट करने के बाद इंकरेजमेंट के साथ अप्लाई किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कोई भी स्टूडेंट हो, पहले से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए पूरी की पूरी ट्राई करेगा। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि स्ट्रेस फ्री एजुकेशन। जब से सीसी आया तब से बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ा, लर्निंग को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यानी आप कह सकते हो कि फन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, फन एक्सपीरियंस के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया गया। अब बच्चों को अलग अलग गेम्स के थ्रू, टीएलएम्स के थ्रू, अलग अलग क्विजेस के थ्रू, मतलब फन वे से मस्ती मजाक करते जब पढ़ाया गया ना बच्चे को, तो बच्चे के दिल से स्कूल ना आने का डर भी निकल गया और
अच्छे से पार्टिसिपेट करने लगे और चीज को लॉन्ग टाइम के लिए लर्न करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ का एनालाइज करना। वेरी नाइस। सीसी ने क्या किया, हर बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंस होने के बावजूद भी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का पता लगाया, जिसकी वजह से बच्चे को उनकी प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं और उनकी अच्छाइयां बताई जाती हैं। तो बच्चा क्या करता है, उसके ऊपर काम करके अपने आप को पहले से ज्यादा इम्प्रूव करता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है चैलेंजेस ऑफ सीसीई। अब चुनौतियां देख लेते हैं कि चुनौतियां क्या क्या आती हैं, क्योंकि कुछ भी चीज इंप्लीमेंट करनी इतनी भी आसान नहीं होती, रास्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है ना। देखो, इसका चैलेंज ये है कि एक्स्ट्रा वर्कलोड ऑन टीचर्स। देखो, नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड की क्लासरूम में ना टीचर कुछ भी पढ़ा के ब्लैक बोर्ड पे चली जाती थी, लेकिन सीसीई ने इस कॉन्सेप्ट को बदल के रख दिया। तो जब बदला तो टीचर्स के ऊपर तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। अब टीचर को बहुत सारी एक्टिविटीज मैनेज करनी पड़ती हैं, प्लान करनी पड़ती हैं। एक चीज को समझाने के लिए कई सारे प्रॉप्स का यूज करना पड़ता है, जिसके लिए उनको बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। और बहुत टाइम कंज्यूमिंग कई बार ये चीज हो जाती है और डिफिकल्ट भी होती है, क्योंकि हर बच्चे के लिए अलग अलग बनाना, चलो हर बच्चे के लिए नहीं तो हर ग्रुप के लिए अलग बनाना, इट्स रियली डिफिकल्ट टास्क। समटाइम्स घर जाके भी टीचर स्कूल का ही काम कर रही होती है। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन लार्ज क्लासरूम। सोचो, क्लास में अगर 40 से 50 बच्चे हों, तो सबका एक 40 मिनट की पीरियड के अंदर इंडिविजुअल असेसमेंट करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा टीचर के लिए। इस कंडीशन में तो 2 से 3 टीचर चाहिए होंगे क्लासरूम के अंदर, पर फिलहाल तो एक ही क्लासरूम में टीचर होती है। नेक्स्ट देखिए, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स की अवेयरनेस की कमी होना। जब तक पेरेंट्स टीचर का साथ नहीं देंगे ना किसी भी चीज के अंदर, तब तक ये उम्मीद ना करें कि बच्चा जो है वो 100% बेटर कर काम करेगा। देखो, पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सीसी सिस्टम कहती है कि कई पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, और बल्कि उनकी क्या करते हैं, उनके सिर्फ मार्क्स पर ही ओरिएंटेड रहते हैं। लेकिन सीसी ने बताया कि टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि मार्क्स जो है वो उसकी लाइफ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, और मार्क्स को आप कह सकते हो एग्जाम बेस्ड सिस्टम को हटाकर हमें बच्चों के अंदर क्या करना चाहिए, एक लर्निंग बेस्ड सिस्टम को बिल्ड करना चाहिए, ताकि बच्चा लर्निंग हैप्पीली सीख सके, है ना। तभी तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट भी आया था। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग। अब देखो, सीसी दे दिया हमने, इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन अब सीसी के बारे में प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए भी महा टीचर चाहिए आपको। अब कह लो ट्रेनीज ही नहीं होंगे तो टीचर्स कैसे खुद सीखेंगे। एक लिमिट होती है हर चीज की, वो एक लिमिट तक सीख पाएंगे, लेकिन सीसी को जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो क्लासरूम में कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बैरियर्स आएंगे, जिसका सोल्यूशन टीचर कई बार खुद नहीं कर पाएगी। इम्प्लीमेंटेशन इशू ही ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, क्योंकि कई स्कूल जो है ना वो ट्रेडिशनल मेथड को ही अडेप्ट करके रखा उन्होंने। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाई वाज सीसी रिमूव्ड। सीसी को एजुकेशन सिस्टम से रिमूव क्यों कर दिया गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो पहला रीजन है इम्प्लीमेंटेशन इशू। देखो, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड को ही अप्रोच करते हैं, बल्कि न्यू मेथड को अप्रोच नहीं करते, क्योंकि वो क्या है ना कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो इसलिए की प्रॉब्लम भी आई। सेकेंड, टीचर्स को हैवी वर्कलोड, है ना, करना पड़ रहा है। अब टीचर्स का हैवी वर्कलोड, यानी कि अब टीचर को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ओवर बर्डन हो गया इनके ऊपर, तो एक अकेली टीचर क्या करेगी, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से इतनी चीजों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए, और ये इसलिए इम्प्लीमेंट कई बार नहीं किया गया। ठीक है, अब देखो पेरेंट्स की नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि कई पेरेंट्स ने सिस्टम को सीरियस नहीं लिया। उनको लगता था कि ठीक है भाई, बच्चा कर रहा है तो करता रहे, स्कूल में घर पे क्या ही कराना है। मतलब जब तक पेरेंट्स सीरियस नहीं लेंगे किसी भी चीज को, तब तक बच्चा खुद कैसे इम्प्लीमेंट करेगा किसी भी चीज को, क्योंकि अकेली टीचर तो हर किसी बच्चे के घर में नहीं जा सकती ना। तो अब देखो, ट्रेडिशनल मार्क्स बेस्ड सिस्टम को ज्यादा रिलायबल मानने लगे लोग। लोगों को लगता था कि जो मार्क्स बेस्ड सिस्टम होता है ना, वही रियल होता है, वही ऑथेंटिक होता है। तो और ये ट्रेडिशनल एक्टिविटीज कराने का या नई नई चीजें कराने का कोई फायदा नहीं है, बट ऐसा रियल नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग। ऑफ कोर्स, देखो जब सही मॉनिटरिंग नहीं होगी तो उसकी वजह से स्कूल्स जो है ना इस चीज को एक फॉर्मेलिटी लेंगे। अगर कोई बजट ही नहीं होगा इस चीज का भी, तो स्कूल्स कैसे एक्टिविटीज कराएंगे, क्योंकि हर चीज के लिए क्या लगता है, मनी लगती है, पैसा लगता है। बिना पैसों की भी कोई एक्टिविटी नहीं कराई जा सकती। तो इसलिए क्या गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, प्रॉपर अच्छा बजट देना चाहिए, ताकि क्या कर सके, इन चीजों के लिए जो भी रिसोर्सेज की जरूरत होती है उसको स्कूल में टीचर्स लाकर अप्लाई कर सके और अच्छे से अच्छे बच्चों को रिलायबल ऑथेंटिक एग्जाम्पल दे सके। ओके, अब देखिए, लेकिन आपने इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स पढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीसी बेकार था। नो नो नो, सीसी बेकार नहीं था, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आई है,
क्योंकि थोड़ा सा ही क्या था, रियलिस्टिक था, रियलायबल था। तो लेकिन कुछ लोग जो थे वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ओके, आज भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है 2020 की, उसमें भी सीसीई की बहुत सारी बातों को एक्सेप्ट किया गया, अडेप्ट किया गया है। जैसे कि स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात है ना, वो कहाँ से आई है? वो सीसीई से ही तो आई है। वो कहाँ से आई है? और है ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेगेटिव चीजें हैं इसकी, लेकिन याद रखना कि सीसीई जो है वो बेकार नहीं था। ओके, बात करी जो हम लोगों ने आज तक नहीं करी थी। अब लास्टली देखेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या है। देखो, सीसी जो था ना, वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए लाया गया था, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में कुछ चैलेंजेस आए जिसकी वजह से इसे हटा दिया गया, क्योंकि टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता था, वर्कलोड होता था, हमने पढ़ा। ठीक है, मैनेजमेंट नहीं हो पाती थी, एक अकेली टीचर सारे रिसोर्सेज को अवेलेबल नहीं करा सकती। ओके, पेरेंट्स का इंटरेस्ट नहीं आया, कुछ स्कूल्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसे करके कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया। लेकिन हमें ये समझना होगा कि लर्निंग जो होती है वह सिर्फ मार्क्स तक नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका मकसद जो होता है बच्चों की मेंटालिटी और इमोशनली बच्चों को क्या करना, ग्रो करना होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, इसका क्या होना चाहिए, बेसिक एम होना चाहिए। इसे आप सर्वांगीण विकास भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय।